ओके, सो हाइड्रा सिलेंट्रेट है जैसे बताया हाइड्रा। तो व्हाट वी आर स्टडीइंग इज हाइड्रा वल्गारिस। So there are the one second. Yeah. There are several Spherohydra following description, तो उसका क्लासिफिकेशन दिया है। तो अब ये देखिए इसका हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये हैबिट एंड हैबिटेट मतलब क्या है कि ये है जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेले है, सेसाइल मतलब कि आपको पता है सेसाइल इसका मतलब क्या है, आपको पता है ना व्हाट इज सेसाइल? Yes. व्हाट इज सेसाइल? Sir, they are attached to a particular position. Attached to बताओ a सर, particular position. एनीवन Fix, एल्स? fixed हाँ, in one place. Sir, they are immovable. Immovable. अब ये मूवेबल है कि फिक्स है, मुझे आप बताओ चलो। Sir, fixed. Fixed. सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बोलो। मुझे एक मैसेज आ रहा है, एक मिनट देख लेने। हाँ चलो, ओके वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। सेसाइल सॉलिटरी मतलब अकेले, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल है, ये कौन सा है? ये फ्रेश वाटर एनिमल है, मतलब कि खारे पानी में आपको नहीं दिखेगा। कॉस्मोपॉलिन मतलब बहुत जगहों पे पाया जाता है, लेक में, पॉन्ड में, स्ट्रीम्स में, सीजनल डिटीज में, है ना, वीड्स पे। और ये वीड्स के साथ जो प्लांट होते हैं ना, वीड्स के साथ अटैचमेंट में होता है। एंड दे आर एब्सेंट वाटर विच इज फॉल और टू वार्म, वो गंदी बदबूदार पानी में ये होते नहीं है। और ये स्टैग्नेंट वाटर में भी वो उतने होते, बट फ्लरिश वेरी कोल्ड क्लियर रिलेटिव फॉर्मेट स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर ज्यादा पसंद आता है, लेकिन फिर भी बदबूदार नहीं होना चाहिए। They may be found related to hand hanging down from the underside the solid object। तो क्या करते हैं, अपने जो टेंटिकल से डाउनवर्ड वो उल्टे लटकते रहते हैं, ये डायग्राम से उल्टे लटकते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये क्या करते हैं, अपने टेंटिकल को इस तरह से हिलाते रहते हैं, पूरा टेंटिकल को स्वे या स्वे एंड हिलेगा। और जो टेंटिकल कोई भी प्रे आया तो उसको पकड़ लिया, उसके लिए वो पूरा दे स्वे दैट टेंटिकल पूरा घुमाते रहते हैं, जैसे कोई खाना आया मेरे नजदीक, खाना है कि नहीं। इसके प्रे क्या होता है, साइक्लॉप्स है या कोई भी ये लार्वे हैं, इस तरह के जो साइक्लॉप्स है, ये प्रोटोजुआन है या कोई लार्वे है किसी मॉलस्का के किसी के भी, तो वो उसका इसका मेनली प्रे होता है। इस तरह से इनका हैबिटेट होता है। और ये बताओ, अब ये कलेक्शन हमें नहीं पढ़ना है, अब इनका शेप शेप कैसा होता है। तो ये आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये आपका है होल माउंट ऑफ हाइड्रा, आपके प्रैक्टिकल में है। तो होल माउंट ऑफ हाइड्रा, तो मैं इसका मॉर्फोलॉजी आपको पहले बता दूं। तो ये पूरे जो आपको हाइड्रा आप देख रहे हैं, मेरे को हाईलाइटर यूज करने दो। ये जो पूरा हाइड्रा देख रहे हैं, ये पूरा आपका हाइड्रा, ठीक है। तो ये जो है ना ओरल सरफेस हो गया, और ये हो गया एबोरल सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे, एबोरल सरफेस। इसमें वेंट्रल डोर्सल नहीं बोलना है, ओरल सरफेस, ये ऊपर वाला ओरल सरफेस, नीचे वाला एबोरल सरफेस। द एंटायर साइज ऑफ द एनिमल इज नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर। इसका साइंटिफिक साइज है कितना है, 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर। और ये पूरा बॉडी कैसा है, सिलिंड्रिकल। और इसमें टेंटिकल्स कैसे, 8 से 10 टेंटिकल ऊपर की साइड पे। नीचे क्या होता है, नीचे होता है नीचे जो होता है दैट इज कॉल्ड द पैडल डिस्क। नीचे वाला जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड द पैडल डिस्क। पैडल डिस्क से वो क्या करता है, अटैचमेंट करता है पैडल डिस्क के बेस के साथ, ओके। एंड देयर इज सम secretory material is by certain cells is released, sometimes float is air bubble also released, and through it make the attachment or to float through this pedal disc। तो ये यहाँ पे अटैचमेंट के लिए पैडल डिस्क हो गया, इसको बोलते हैं बेजल डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। पैडल डिस्क हो गया, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एबोरल एंड और ये है ओरल एंड। तो ये ओरल एंड में क्या होता है कि जो ओरल एंड एक्चुअली दे हैज गॉट अ कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर, एंड दिस कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम। तो ये जो आपका है वो है आपका हाइपोस्टोम। तो ये आपका हाइपोस्टोम के ऊपर क्या है कि 8 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। तो हाइपोडस का जो इनर रेंज, हाइपोस्टोम का जो बेस है, तो उसके एंटीरियर सरफेस हाइपोस्टोम का, उसमें से क्या निकल रहा है, इस तरह के टेंटिकल्स निकल रहे हैं 8 से 10, दे आर हॉलो इनसाइड। तो ये हाइड्रा इस तरह से है। अब हाइड्रा में सीजन हो तो क्या होता है, टेस्टिस निकलते हैं ऊपर की साइड पे, मेनली ओरल एंड की तरफ टेस्टिस होते हैं। हाइड्रा में 2 टाइप की हाइड्रा हो सकती है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगर ये एग्जांपल है बाइसेक्सुअल हाइड्रा का, यहाँ पे दोनों ऑर्गेन एक ही ऑर्गेनिज्म में यू फाइंड टेस्टिस एज वेल एज ओवरी। Generally, testis is found near the oral end and ovary at the posterior end or the to the basal disc.
and body sometime also shows this. Budding is very common method of the reproduction. So budding, certain new hydra also emerging out, oozing out from its own body. ये इस तरह से बन रहा है, ये भी डिटेच हो जाएगा. तो ये हाइड्रा इस तरह का होता है, इसका फुली स्टैच मोड पे है. लेकिन अगर इसको डेंजर होता है तो ये पूरा नॉब जैसा बनाया था, तो ये नॉब जैसा बन गया हाइड्रा, इसने अपने आप को सिकुड़ लिया. तो ये हो जाता है 1 सेंटीमीटर में, कम से कम 1 सेंटीमीटर का भी बन सकता है. अब यहाँ पे एक दूसरा है बैटरीज ऑफ नीमेटोसिस. तो आपने देखा होगा, आपने वो नीमेटोसिस पढ़ा होगा. तो ये नीमेटोसिस बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल को किल करने के लिए सेल्स होते हैं. तो उस टाइप के सेल्स भी यहाँ पे टेंटिकल्स में ज्यादा पाए जाते हैं. तो ये हो गया उसका मॉर्फोलॉजी. तो इस तरह का एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल पूछा जाए तो आपको डिस्क्राइब करना है कि हाइड्रा में इस तरह का ओवल एंड होता है, एबोलो होता है, माउथ के अंदर से आपसे टेंटिकल्स निकलते हैं, टेस्टिस का ओवरी दिखाया गया है. 2 टाइप के आपके माउथ हैं, सेल्स हैं, हाइड्रा विदाउट टेस्टिस एंड ओवरी, हॉलमार्क ऑफ हाइड्रा विद टेस्टिस एंड ओवरी. तो इस तरह से आपको समझाना है. प्लस उसका कलरेशन भी है बुक में. देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेट में 1 सेंटीमीटर का होता है, रेक्टेंगल बॉडी बिकम्स स्ट्रेंथन व्हेन मोर ग्लोबुलर, few millimeter symmetry, your body radial है ना, oral able exist होता है. ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है. अब कलराइजेशन की बात करें तो कलर कौन कौन सा हो सकता है हाइड्रा का. तो हाइड्रा वल्गारिस है, वो कैसा है, कलरलेस है. द हाइड्रा वल्गारिस इज कलरलेस. हाइड्रा वल्गारिस इज कलरलेस. हाइड्रा गैंगेटिका फाउंड इन द ponds or along the river Ganga is white or pink in color. ये दूसरा है पेल्माटोहाइड्रा ओलिगेक्टिस. तो इसका पहले का नाम था हाइड्रा फ्यूस्का, वो उसका कलर होता है ब्राउन. तो अलग अलग हाइड्रा के कलर अलग हो सकते हैं. कॉलीहाइड्रा विरिस्डिमिया, ये है, इसका नाम है अभी फॉर्मल, इसका नाम था हाइड्रा विरिडिस, वो ग्रीन कलर का होता है. तो ये अलग अलग कलर हैं. अब इनका ग्रीन कलर होने का रीजन, इनका कोई ग्रीन कलर होने का रीजन ये है कि दे पजेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग they don't possess any chlorophyll, but they possess some what you call symbiotic protozoa, that is Coleria vulgaris, a unicellular not protozoa, sorry, protophyta, that is green algae. तो ये यूनिसेलुलर ग्रीन algae उनकी बॉडी के अंदर होता है, इसका नाम है कॉलेरा वल्गारिस. तो ये ग्रीन algae उनकी बॉडी के अंदर होता है, वो सेल्स के अंदर होता है. दैट इज व्हाई इट्स अ symbiotic relationship, that is why they look green. तो हाइड्रा derives oxygen from that photosynthetic algae, और वो उसका उसमें से क्या होता है, जो उसको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हाइड्रा की बॉडी में से. तो ये हो गया कलर के बारे में. कल उतना आपको कलर नहीं पूछेंगे, मेनली मॉर्फोलॉजी पूछेंगे. अब पैडल डिस्क जो है, पैडल डिस्क जो बेजल डिस्क वाला अपने पूछ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको पैडल डिस्क या बेजल डिस्क बोलते हैं. उसका काम है अटैचमेंट है सबस्ट्रेटम के साथ, और वो क्या करता है, ग्लैंडुलर जोन जो होता है उसमें ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, एडेसिव सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं और गैस बल्ब फॉर्म करते हैं. फिर हाइपोस्टॉम में क्या होता है, तो हाइपोस्टॉम में क्या होता है, तो माउथ होता है. हाइपोस्टॉम में क्या होता है, डिस्टल और फ्री है, मैं बता दिया, वही माउथ है, माउथ में टेंटिकल्स निकलते हैं. ये सारी बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. फिर बर्ड्स के बारे में बता चुका हूँ, किस बर्ड्स भी निकलते हैं. फिर गोनाड्स जो होता है, सीजन में गोनाड्स भी निकल सकते हैं. तो गोनाड्स जो होते हैं वो सीजन में, वहां पे गोनाड भी, ये टेस्टिस और ओवरी, इस तरह के गोनाड्स भी निकलते हैं. अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हिस्टोलॉजी, ये कुछ स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट के लिए मांगे थे, नोट के साथ हिस्टोलॉजी नहीं मिलता. तो हिस्टोलॉजी ऑफ हाइड्रा मींस द बॉडी वॉल ऑफ द हाइड्रा. ये बॉडी वॉल. अब आप पूछेंगे सर हमें तो हिस्टोलॉजी तो जनरल में है ही नहीं, हमें तो टीएस और एलएस है. तो टीएस और एलएस भी क्या हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्टोलॉजी. टीएस और एलएस के डिस्क्रिप्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अगर राउंड स्ट्रक्चर है, पूरे सेल्स दिए हुए तो टीएस है. पूरा हाइड्रा को कट शॉर्ट करके बताया हुआ है, यू फाइंड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, दैट इज द एलएस. आपको कोई एग्जामिनर पर्टिकुलर सेल के ऊपर पॉइंट आउट करके भी पूछ सकता है, आइडेंटिफाई दिस सेल. समझ में आया. तो एलएस के अलग अलग सेल के लेवलिंग भी आप देख लेना. अब हाइड्रा के एलएस में एक्टर, तो हाइड्रा जो है वो कौन सा एनिमल है, हाइड्रा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. इट हैज गॉट नो सॉरी हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. इट हैज गॉट 2 germ layer, not 3 germ layer. वन इज एक्टोडर्म एंड जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म, और इट्स एंडोडर्म. एंडोडर्म इज इक्वल टू गैस्ट्रोडर्म. क्यों गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, क्योंकि जिसका कैविटी इट इज कॉल्ड दी सिलेंटेरॉन. तो वो सिलेंटेरॉन को कैविटी जो है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, उसको लाइन करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्म. तो गैस्ट्रोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक नॉन सेल्यूलर जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड दी मीजोग्लिया. तो हाइड्रा कैसा एनिमल है, इट इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, देयर इज नो सीलोम. ठीक है. तो ये मीजोग्लिया ट्रांसप्लांट नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया है. तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया ही हुआ है. अब हमें क्या करना है,
नाउ वी आर स्टडिंग द डिफरेंट सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, ये आपके थियरी के एस्पेक्ट से भी जरूरी है। तो एपिडर्मिस में जैसे आपको मैं कल पूछूं कि एनालिसिस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फाउंड ऑन द एक्टोडर्म, तो आप क्या बोलोगे? दीज आर द लिस्ट ऑफ द सेल्स दैट यू फाइंड ऑन द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कौन सा है? बाहर की तरफ का। हाइड्रा को आपने हाथ में लिया, तो आप इस कॉन्टेक्ट में आएंगे, सबसे पहले छोटा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है क्यूटिकल का। क्यूटिकल के अंदर क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। और एपिडर्मल सेल्स हैव मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज epithelial-muscle cells, you have got epithelial-muscle cells, then you have got gland cell, तीसरा आएगा इंटरस्टिशियल सेल, फोर्थ आएगा नीडोब्लास्ट, है ना, फिर आएगा आपका नर्व सेल, फिर आएगा सेंसरी सेल, फिर आपका आएगा जर्म सेल। तो इस तरह के 7 टाइप के सेल्स यू आर गोइंग टू सी ऑन द एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो सबसे ज्यादा तादाद में होता है, द मोर इन नंबर इज द एपिथेलियो मसल सेल। ये सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एपिथेलियो मसल सेल। इसका मैं आपको डायग्राम बताऊं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हाइड्रा का डायग्राम आपको बताता हूं। ये आपका एलएस का डायग्राम हो गया, ये आपका हो गया पूरा एलएस का डायग्राम। तो इसमें क्या किया, आपका हाइड्रा के टेंटिकल के साथ काट के बताया हुआ, ये हो गया आपका हाइड्रा का एलएस। यहाँ पे अलग अलग सेल, अभी मैं किस लेयर की बात कर रहा हूँ? अभी मैं बात कर रहा हूँ बाहर वाले लेयर की, ये वाले लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले लेयर की बात कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, इसी को हमने यहाँ पे टीएस की बात है, ये बाहर वाला लेयर, ये बाहर वाला लेयर हो गया। ये टीएस में क्या दिख रहा है आपका? टीएस लेयर, तो ये बाहर की तरफ के जो कौन कौन से सेल है, ये टीएस हो गया। ये टीएस का बाहर का लेयर अभी ये एक्टोडर्म हो गया। ये बीच में है आपका मीजोग्लिया हो गया, और ये अंदर वाले जो सेल्स हैं ये आपके एंडोडर्म हो गए, गैस्ट्रोडर्म हो गए, और ये आपका है वो कैविटी है। समझ में आ गया? तो ये कैविटी है, ये एंडोडर्म है, ये बीच में नॉन सेलुलर मीजोग्लिया है, और ये बाहर का एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म में यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। देखिए सेंसरी सेल दिख रहा है, अब कुछ सेल होते हैं वो एंडोडर्म में भी होते हैं, एक्टोडर्म में भी होते हैं। तो सेंसरी सेल ऐसा सेल है जो बाहर और अंदर दोनों तरफ होता है। तो ये आपका सेंसरी सेल है, ये आपका ये आपके कुछ कुछ जगहों पे होते हैं इंटरस्टिशियल सेल है। ये आपके जो मेन एपिथेलियल मसल सेल्स, ये रहे आपके एपिथेलियल मसल सेल। अब एपिथेलियल मसल सेल्स में से क्या होता है, एक प्रोसेस निकला है, मसल प्रोसेस। तो सारे एपिथेलियल मसल सेल्स के जो मसल प्रोसेस होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी उसकी भी डिस्कशन बाद में करते हैं, अभी फिर इसको कंफ्यूज होगा। अभी एक सेल पढ़ते हैं, चलो। तो इस तरह के एक सेल आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल मसल सेल्स का, तो मैं उसका डायरेक्टली आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ये वाला डायग्राम बहुत मुझे पसंद आता है। ये डायग्राम में इन्होंने कट शॉर्ट करके बताया हुआ है वो किसकी बात कर रहे हैं। ये डायग्राम में ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक बहुत स्मॉल पोर्शन लिया, ये पूरा जो है, सॉरी हाँ, ये इतना वाला जो है वो एक्टोडर्म के सेल है। ये बीच में है मीजोग्लिया, ये इतना पोर्शन मीजोग्लिया, और ये हो गया, ये सारे जो सेल है ये है सारे आपके एंडोडर्म के सेल। तो ये आपके जो देखिए एक्टोडर्म कितना मॉडिफाई करके बताया हुआ है कि इसमें ज्यादातर तादाद में जो सेल्स हैं, द मोस्ट सेल्स आर ऑफ द एपिथेलियल मसल सेल। तो ये जो है एपिथेलियल मसल सेल है, ये आपका एपिथेलियल मसल सेल्स है। सॉरी मैं उल्टा बता रहा हूँ, सॉरी। ये आपका एंडोडर्म है, ये वाला एक्टोडर्म है, ये वाला पूरा एक्टोडर्म है, ये आपका एक्टोडर्म है, एपिडर्मिस ये है। तो ये आपके जो सेल्स हैं, इसमें ये सारे जो सेल्स हैं ये आपके एपिथेलियल मसल सेल्स हैं, और ये कहीं कहीं पे बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये सेंसरी सेल्स है, और ये नीचे की तरफ नर्व सेल है, ठीक है। ये वाला नर्व सेल है, ये वाला नर्व सेल है, ठीक है। देखिए मैं फिर से थोड़ा, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था। देखिए ये वाला जो है ये आपका पूरा एक्टोडर्म है। तो आप देखिए एपिथेलियल मसल सेल दिख रहा है, इंटरस्टिशियल सेल दिख रहा है, सेंसरी सेल दिख रहा है, नीमिटोसिस वाला सेल दिख रहा है ना, नर्व सेल्स दिख रहे हैं। तो ये सारे आपको सेल्स एक्टोडर्म में पाए जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका मीजोग्लिया है, वो नॉन सेल्यूलर है, और अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस के सेल आप देख लीजिए। तो गैस्ट्रोडर्मिस के सेल की हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एक्टोडर्म के सेल। तो एक्टोडर्म में जो आपको एपिथेलियल मसल सेल्स है ना, वो एपिथेलियल मसल सेल्स किस तरह का है, इसका इलेक्ट्रोन देखो। तो ये इस तरह का कॉलमनार टाइप का सेल है, और उसके एंड तरफ, उसके अंदर की साइड पे दो प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस। उसका न्यूक्लियस वो सेंटर में है, ठीक है। और अब वो न्यूक्लियस सेंटर में है। ये एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की तरह सारे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, रिबोसोम, ईआर, सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें एक और नई चीज ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट्स है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट, ये दोनों जो इस प्रोसेस और इसको मसल प्रोसेस कहते हैं,
प्रोसेस मतलब कि प्रोजेक्शन। तो ये सेल्स है, उसके अंदर की तरफ यू फाइंड टू प्रोसेसेस, एक या दूसरा प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस कैन कंटेन कॉन्टैक्टाइल फिलामेंट्स। तो दिस कॉन्टैक्टाइल फिलामेंट्स आर कॉल्ड द मायोनिन। तो इसके अंदर की तरफ क्या हो गया, मायोनिन हो गया। मायोनिन में कॉन्टैक्टाइल फिलामेंट जिसमें मसल से ऐसे वो कॉन्टैक्ट करती है। तो ये अंदर की तरफ ये मायोनिन जो है म्यूकोग्लिया तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। और ये मायोनिन म्यूकोग्लिया तक एक्सटेंड होता है और सारे एक सेल का, और उससे एक बाजू दूसरा सेल भी होगा। मान लीजिए इसी के बाजू में इसका दूसरा सेल है, इसी तरह का इसकी बॉडी में। तो ये सब के मसल प्रोसेस है कि एक दूसरे कांटेक्ट में रह के पूरा एक कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब ये पूरे सेल्स के इस तरह से जो सेल्स इस तरह से अरेंज हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, सब के सेल्स के इस तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होके इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये जब मायोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये बॉडी को, ये पूरा ऐसे बताया ना, इसको जब भी डेंजर होता है तो इट कैन श्रिंक इट्स बॉडी 1 सेंटीमीटर में से वो अपनी बॉडी को 1 mm तक कर लेता है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल फाइबर। तो ये मसल का जो मसल मायोनेमा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से पूरे सेल्स के एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में करके, तो इससे क्या होता है, पूरी बॉडी छोटी हो जाती है और इट कैन लेंथन, है ना। तो इस तरह से मसल प्रोसेस कांटेक्ट में होते हैं। तो अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताता हूँ कहाँ पे गया वो। हाँ, तो ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स ये है, इसका जो आउटर पार्ट होता है वो सरफेस पे होता है, इनर पार्ट होता है वो मसल प्रोसेस होता है। तो बड़ा करने दो मुझे। हाँ, फिर ये इसमें मसल प्रोसेस मायोनिन होता है ना। ये मीजोग्लिया में के अंदर मायोनिन पहुंचा होता है, यही सब यहाँ पे लिखा है। और अंदर की तरफ भी उसमें से कुछ फाइबर दिखते हैं सेल के अंदर, जो कॉलमनार पार्ट उसमें, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग फाइब्रिल। तो ये उसकी बात हो गई, है ना। तो ये क्या करता है, इसमें जैसे मैंने बताया वो सारे गोल्गी एपरेटस लाइक सारी जो होती है, प्लस इसमें माइक्रोविलाइज भी होती हैं, माइक्रोविलाइज भी होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, स्टमक के इंटेस्टाइन सेल में, तो इस तरह के माइक्रोविलाई भी होती हैं अपर सरफेस में। और ये इसका तो सिक्रीशन, जिलेटिव सिक्रीशन भी करता है, इसके इसमें म्यूकस बॉडीज भी होती हैं। तो वो म्यूकस बॉडी सिक्रेट करने वाले ग्रैन्युल्स भी उसमें होते हैं। और मायोफिलामेंट्स के बारे में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इस तरह से इसमें क्या होता है, मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, इसमें म्यूकस बॉडी भी होती है, इसका सेल कॉलमनार साइड टाइप का है। और ये अंदर की तरफ जो है वो दो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर मायोनिन फाइब्रिल होती है, मायोनिन फाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल है, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा बॉडी का लेंथ वाइज श्रिंकिंग एंड एक्सटेंडिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको अगर पूछे कि एपिथेलियल मसल सेल्स का क्या फंक्शन, तो आपको आना चाहिए। अभी होता है ग्लैंड सेल। तो ये कौन से सेल है, ये बहुत बड़े टॉल ग्लैंड सेल, यहाँ पे आपको मैं बता दूं ग्लैंड सेल इसमें है कि नहीं है, इसमें इन्होंने बताया नहीं है। तो ग्लैंड सेल कैसे हैं, ये टॉल सेल्स होते हैं और ये मेनली आपको पैडल डिस्क एरिया में होते हैं और वो म्यूकस लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो वो क्या करता है, अटैचमेंट, प्रोटेक्शन, एंटायर ऑफ द प्रे को पकड़ने के लिए वो जरूरी है उसका सिक्रीशन। तो गैस बबल भी रिलीज करते हैं और गैस बबल से वो क्या करता है, वो फ्लोट कर सकता है। तो मैं इसका आपको एपिथेलियल ग्लैंड सेल्स का डायग्राम आपको बताता हूँ, वो ये रहा, कहीं पे है ये, एक्चुअली ये इन्होंने यहाँ पे, हाँ ये रहा, एपिथेलियो हाइड्रा एंडोथेलियो, ये एंडोथेलियो ग्लैंड सेल है। वैसा ही कुछ इस तरह का उसमें होता है एपिथेलियो ग्लैंड सेल भी। ओके, फिर से हम आते हैं, इसके बाद फटाफट में कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पढ़ना भी है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ। ओके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है असाइनमेंट। थर्ड जो है हाँ, इंटरस्टिशियल सेल मतलब माने कि वो सेल जो बीच बीच में कहीं कहीं डूबे हैं, ये है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल मतलब कि बीच बीच की स्पेस में रहने वाले सेल, ये देखो कितने छोटे हैं। तो ये सेल क्या, इंटरस्टिशियल, ये एक्चुअली स्टेम सेल है। हाइड्रा को जब भी किसी सेल की जरूरत पड़ती है तो इसमें से ये सेल अपने आप का कन्वर्ट करते हैं उस टाइप में। जब मान लो कि ये एपिथेलियल मसल सेल की जरूरत पड़ी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एपिथेलियल मसल सेल में। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक का कोटा खत्म हो जाता है तो वो स्टॉक को फिर से मैनेज करते रहते हैं, मान लीजिए। तो ये साथ की स्टेम सेल है। हाइड्रा कहते हैं, साइंटिस्ट ने कहा कि 40 दिन के अंदर हाइड्रा अपने सारे सेल्स को रिप्लेस कर देती है बिकॉज ऑफ दिस स्टेम सेल्स। तो ये आपके स्टेम सेल्स है। इंटरस्टिशियल क्या है, वो टोटीपोटेंट है, टोटल पोटेंसी, वो अपने चाहे उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं वो। और उसमें भी जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, उसमें भी सारे सेल ऑर्गेनिज जो होते हैं यूकैरियोट के, वो सारे यहाँ पे भी सेल ऑर्गेनिज इसमें भी है। तो वो रिप्रोडक्शन के लिए आपके मेनली जो आपके जो टेस्टिस ओवरी में जो आपके जो गैमेट्स बनते हैं ना, स्पर्मेटोगोनियम एंड ooगोनियम, वो बनाने वाले भी ये इंटरस्टिशियल सेल ही है, वही कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोगोनियम और ooगोनियम में भी। तो ये सारे इतने फंक्शन वो करता है और वो रीजनरेशन में, ग्रोथ में, बर्डिंग में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी ये नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट जो है वो आपका स्टिंगिंग सेल है, इसकी मैं डिस्कशन अभी बाद में अलग से डिटेल में करूंगा, इसलिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ये मेजर सेल है, ये आपका जर्नल में एक पूरा डायग्राम है, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। फिर है सेंसरी सेल। तो सेंसरी सेल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ये आपका ये ब्लैक वाला है सेंसरी सेल है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। अब कहीं कहीं बीच बीच में ये एपिथेलियल मसल सबसे ज्यादा होते हैं, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे यू आर गोइंग टू सी दी सेंसरी सेल्स, दे आर टॉल, नैरो, कॉलमनार, थ्रेड लाइक, है ना, इस तरह के होते हैं। और उनकी जो सरफेस होती है, ऑन दैट सरफेस दे पजेस हेयर लाइक प्रोसेस। तो हेयर लाइक प्रोसेस है वो क्या है, दैट इज दी सीलियम। At the outer surface, they possess cilium, and if you take the TS, it contains 9 classical line plus 2 arrangement, and the basal and inner ends connected by the fine nerve process with the nerve fiber। तो इनका जो कांटेक्ट है नीचे की सरफेस पे वो नर्व फाइबर के साथ है। तो इन्होंने एटमॉस्फेयर में, उनके सराउंडिंग में, अपने आसपास के एनवायरमेंट में जो भी सीन सेंस किया, उसकी जो सेंस वो यहाँ पे नर्व को दे रहे हैं। इससे पूरे हाइड्रा की बॉडी को पता चलता है कि वो कैसे एनवायरमेंट में है। यू कैन इमेजिन ये कितना प्रिमिटिव फाइलम है, फिर भी इनके पास नर्व सेल और सेंसरी सेल जैसे एसेट्स नेचर ने इनको दिए हुए हैं। सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये सेंसरी सेल्स हैं, तो ये नर्व सेल के कांटेक्ट में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बताया, जैसे मैं इसमें सीलियम होता है, ग्रैन्यूल्स होता है, बेस माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। देन वी टॉक अबाउट द नर्व सेल। तो ये क्या है, नर्व सेल जो आपके हैं वो क्या है, ये नर्व सेल जो होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट टाइम नर्व सेल है वो सिलेंटेड फाइलम में मिलते हैं। हमारे बॉडी में भी न्यूरॉन जो ये हाइड्रा प्रोटोजोआ के बस बॉडी फेयर, उसके बाद सीधा आ जाता है सिलेंटेड। तो सिलेंटेड से स्टार्ट हो जाता है नर्व सेल्स। तो ये फर्स्ट टाइम हमें कहां पे मिलते हैं, सिलेंट्रेट में। इसको दूसरा नाम है गैंग्लियोटेड सेल्स। तो ये किसमें कन्वर्ट होके बनते हैं, इंडस्ट्रियल सेल में से भी बनते हैं, है ना। तो उसमें स्मॉल सेल लाइक एक बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, तो उसमें भी सेल्स जैसे होता है उसमें, लेकिन आपके एक्सोन और डेंड्रोन ऐसे नाम नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूराइट्स बोलता है, न्यूराइट्स ऑफ एडजेंट सेल्स फ्रॉम द साइनेप्टिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारे न्यूरॉन्स में होता है, ऐसे ही कुछ साइनेप्स बनाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कितना अच्छा रिसर्च का टॉपिक है ये हाइड्रा का साइनेप्स। तो ये सारे साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो इसमें भी होते हैं, नर्व सेल में भी होते हैं, बेसल रीजन। तो नर्व सेल्स ऑफ द बेसल हाइड्रा डिवाइड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड पोर ऑफ रिबोसोम। तो ये सब नर्व सेल्स के बारे में बात हुई। तो अगर हाइड्रा अगर पूछे नर्व सेल्स कहाँ पे होते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा है किस तरह से होते हैं। ये देखिए मीजोग्लिया के अंदर इस तरह का नर्व सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये नर्व सेल, ये सारे नर्व सेल्स है। नर्व सेल के दो प्रोसेस बताए, इसको हम न्यूराइट्स बोलते हैं, ये प्रोसेस न्यूराइट्स है। और नर्व सेल किसके कॉन्टेक्ट में है, सेंसरी सेल से। तो ये जैसे ये किसका का माइनेचर हुआ, जैसे हमारी आइस है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, और आइस के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, नर्व जुड़ी हुई है जो ब्रेन को मैसेज देती है। ऐसे ही कुछ तो यहाँ पे है सेंसरी, यहाँ पे हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है, यहाँ पे सेंसरी सेल है और उसके साथ नर्व जुड़ी हुई है। तो देखो नेचर कितना यूनिफॉर्म है हर जगह पे, सिर्फ मोड अलग है लेकिन है तो यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो इस तरह का नर्व सेल्स है। तो मैंने कौन कौन सेल की बात की, अब जर्म सेल्स की। तो जर्म सेल्स कौन से होते हैं, तो जर्म सेल मतलब वो सेल जो इंडस्ट्रियल सेल में से कन्वर्ट होते हैं। अगर टेस्टिस है तो वो स्पर्मेटोगोनिया हो गए, अगर ओवरी है तो ओवोगोनिया हो गए। तो दैट आर एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम दी योर इंटरस्टिशियल सेल। तो इस टाइप के अलग अलग सेल्स होते हैं। तो मैं कौन कौन से सेल्स की बात की हाइड्रा के अपर लेयर में, एपिडर्मिस में हमने स्टार्ट किया था, एपिडर्मिस में एपिथेलियो मसल सेल्स की बात की, जो मेन काइंड ऑफ सेल्स हैं जिसमें दो प्रोसेस होती हैं, जिसमें मसल्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेन्स, उसकी बात मैंने की। फिर बीच बीच में जो होते हैं, फिर होते हैं ग्लैंड सेल जो कि बेसल इसमें ज्यादा होते हैं, गैस सिक्रेट करते हैं, ग्लू लाइक सब्सटेंस करते हैं जिससे बेसल इससे वो सब्सटेंस चिपक सके या तो फ्लोट हो सके। फिर जो है वो स्टेम सेल आपकी बात करें तो वो है कहीं कहीं बीच बीच में छोटे राउंड स्ट्रक्चर आपके इंटरस्टिशियल सेल है, जिनका काम ही है जो सेल की जरूरत है उसमें कन्वर्ट होना। वो भी सारे सेल ऑर्गेनिज अपने आप में समाये हुए हैं। Then we have yet to talk about nidoblast. Then we talked about sensory cells, उसकी भी मैंने बात की कि इसमें सीलियम होता है। फिर हमने नर्व सेल की बात की और हमने बात की when we talk about the germ cell। इसी तरह के गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें, अंदर के लेयर की बात करें तो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर क्या होता है, तो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर भी एंडोथेलियो मसल सेल्स होता है। जैसे वहां पे इसका काउंटर पार्ट है, एपिथेलियो मसल सेल्स का काउंटर पार्ट अंदर की तरफ कौन सा है,
एंडोथेलियो मसल सेल, उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूट्रेटिव सेल, एंड दे आर मोस्ट न्यूमेरस। अंदर की तरफ जैसे बाहर की तरफ एपिथेलियो मसल सेल था, तो अंदर की तरफ दे आर मोस्ट न्यूमेरस एंडोथेलियो, वो बाहर दे आर लाइक द एपिथेलियल मसल सेल, उनके काउंटर पार्ट की तरह ही है। पर इनमें एक फर्क क्या है कि उनमें दो प्रोसेस थी, मायो प्रोसेस थी, यहाँ पे ओनली वन मायो प्रोसेस है, देयर इज अ सिंगल प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस, एंड इट्स मोर डेलिकेट एंड ओरिएंटेड राइट एंगल लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। मैं इसका डायग्राम बताता हूँ। तो इसी तरह जिसमें उसमें मायोनीम था, इसमें भी मायोनीम है, और उसका जो इनका जो उसमें क्या होता था, लेंथ कम होती थी, इसमें डायामीटर कम ज्यादा होता है, बॉडी का डायामीटर कम ज्यादा। अंदर के जो एंडोथेलियल मसल सेल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू चेंज इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायामीटर। और उसका फ्री एंड पे यू आल्सो गोइंग टू सी दी फ्लैजेलम, ये फ्लैजेलम दिख रही है, इसका डायग्राम है, देखिए उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और ये पूरा मसल प्रोसेस है। तो मसल प्रोसेस का ओरिएंटेशन कैसा है, 90 एंगल है ना, हॉरिजॉन्टल 90 एंगल पे है ना, ये सेल इस तरह का है, तो मसल प्रोसेस कैसा है, 90 एंगल पे है, ठीक है। तो ये मसल प्रोसेस, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट्स है, ये मायोफिलामेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, डायमीटर कम या ज्यादा होता है। और ये पूरा एलोंगेटेड सेल है, इसके बाहर की तरफ जो है, मतलब ये बाहर की तरफ मतलब कहाँ पे होगा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की तरफ क्या है, फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम क्या करता है, वी प्लेग फ्लैजिलम क्या करता है, बीट होते रहता है, तो उसके बॉडी के अंदर खाने की जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर जो भी फ्लूइड है वो मूव, उसका स्ट्रीमिंग करने जरूरी है। वो स्ट्रीमिंग कौन करता है, जस्ट बीटिंग ऑफ दिस फ्लैजिलम causes the streaming of the fluid and food particles within the gastrovascular cavity. In addition to this muscular process, what it contains, food vacuoles, you can see so many food vacuoles, and so these many food vacuoles and food granules are there। तो ये इसकी हम बात करते हैं, तो थोड़ा फिर से डिस्क्रिप्शन पे हम जाते हैं। तो ये मायोनीमा की तो बात हो गई। तो फ्री एंड कंटेन्स फ्लैजेला, और उसका जो बीटिंग होता है, फिर इसमें क्या लिखा है देखते हैं। ओके, तो देखिए फिर वो नॉट ओनली फ्लैजिला, फिर वो जो एंड है इट आल्सो एक्ट एज अ सूडोपोडियम। तो वो जो होता है वो एंड पे ये थोड़ा भी, हाँ, तो ये जो एंड है वो एज अ सूडोपोडिया भी प्रोसेस कर सकता है, सूडोपोडियम भी बना सकता है। और जो स्टार्विंग में है, भूखी हाइड्रा है, remain much vacuolated after a meal, how the cells become gorged with the nutritive particles। खाने के बाद उसमें क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव पार्टिकल्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है, अभी सारे प्रॉब्लम दिखते हैं आपको, सारे सेल ऑर्गन दिखते हैं। फ्लैजेमा 9+2 एलिमेंट है, आपके न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर है, न्यूक्लियोलस है, सारी ऑर्गेनिल्स है। तो ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। तो ये सारी बातें थी इसकी एंडोथेलियल मसल सेल की। जैसे उसमें ग्लैंड सेल है, यहाँ पे भी एंडोथेलियल ग्लैंड सेल है, लेकिन एंडोथेलियल ग्लैंड सेल में कोई मसल्स नहीं होते हैं। एंडोथेलियल ग्लैंड ऑफ टू साइड, एक तो होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल और दूसरे होते हैं एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल। एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल होते हैं वो क्या करें, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल होते हैं वो स्लाइमी फ्लूइड से, जो कि उससे क्या होता है कि एंजाइम, जैसे हमारे स्टमक में म्यूकस सेल होता है, इससे हमारा स्टमक का वॉल के ऊपर कोई उसका बैड इफेक्ट ना हो, इसी तरह इसको एक अंदर लुब्रिकेट करने के लिए गैस्ट्रोसोफेजियल कैविटी को म्यूकस सिक्रेशन जरूरी है। तो वो म्यूकस सिक्रेशन कौन करता है, म्यूकस ग्लैंडुलर सेल करते हैं। और फूड डाइजेस्ट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। सो दीस एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय enzymatic gland cells, and like I said, all electron micrograph of these cells shows that these cells also contain Golgi, ER, endoplasmic reticulum, mucus, enzyme secreting granules, है ना, lysosome, all the cell organs are present। तो ये सारी बात हो गई इनर साइड के सेल्स की। अब interstitial cells, like on their counterpart here also you are going to see interstitial cells, they are totipotent cells, they can form in any kind of cell on the requirement। Like on their counterpart here also you are going to see sensory cells, like their counterpart here you also see the nerve cells। But the one cell that is present on the epidermis is not here, and that cell is called the nematocyst। Now what is there in between these two cells? So that is called the structure called the mesoglia। So what is mesoglia? So mesoglia is non-cellular gelatinous layer present in between these two layers। It serves for the तो ये mesoglia ये दोनों के बीच का एक प्रोटीनियस मैट्रिक्स है, उसमें कोई सेल्युलर एलिमेंट्स नहीं होता है, वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है ना।
ये थोड़ा अभी लोड लेने में टाइम हो रहा है, लोड लेने में टाइम ले रहा है पीडीएफ। हाँ जो हमारे सेल्स की बात करते हैं उसकी हम बात करते हैं। just one second, इसका लोड हो जाए मेरा। हाँ चलो हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो बीच का एक हमने जो सेल बाकी रखा था, जो आपके सिलेबस में भी है, डिटेल में पूछा जाता है थियरी एग्जाम में। ये जो मैं टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो आपके थियरी एग्जाम में 7 मार्क में आ सकता है। निमेटोसिस, उसमें नाम में तो कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए नाम लिख बार थोड़ा भी इसको हाईलाइटर बंद करना, हैंग सा हो रहा है कंप्यूटर मेरा। Just one second. Wait, let me take some water. तब तक ये शायद स्टडी हो जाए। Now, I think now it will work. Yeah. Now you can see this is a main heading in your Kotpal book. Now this is the nematocyst. Now let me tell you, nematocyst is not a cell. Mind well, nematocyst is not a cell, but rather it is a cell organelle. You can write down in your notebook, nematocyst is not a cell, but it's a cell organelle. The cell name is cnidoblast. C is silent. The spelling starts with the C, but we don't speak the C. Cnidoblast नहीं बोलना है. It's the, लेकिन कई बार अगर आप YouTube पे देखो तो क्नीडो भी बोलते हैं। दो जात के प्रोनाउंसिएशन है, नीडोब्लास्ट भी है और कुछ कंट्री में इसको क्नीडोब्लास्ट बोलते हैं क्योंकि इसका जो ग्रीक नेम है वो क्नाइट से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम तो नीडोब्लास्ट बोलेंगे। सो नीडोब्लास्ट इसका नाम है। दूसरा इसका नाम है नीडोसिस्ट। सिस्ट, इट इज द सेल नेम इज नीडोसिस्ट और नीडोब्लास्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नीडोब्लास्ट जो है इट्स अ सेल, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल है दैट इज कॉल्ड द नेमेटोसिस्ट। तो जब एक और सेल जो आपको बाहर की तरफ पाया जाता है दैट इज कॉल्ड द नीडोब्लास्ट, and they are developed only from the modified interstitial cells, and they are only present on the epidermis. You are not going to see on the endodermis. Why? Because the requirement is not the endodermis. They actually the cells that actually release the toxin called the hypnotoxin, and they are used for the preying, to prey for the prey. Actually these are found more in amount in the on the tentacles, and they secrete, they release certain toxin that is called the hypnotoxin, and that to kill or paralyze the prey. And after the prey is paralyzed, the tentacles actually engulf the prey into the gastrovascular cavity. So let's talk about the structure of a single nidoblast, and that is a 7 mark question can be asked in your theory exam, as well as this is also important for a practical, and it is confusing sometimes for the student. So let me teach you the structure. So first of all, you just focus on these diagram. Yeah, first of all you see this is, both are the same structure, these both are the same thing. This structure is a nidoblast, this is also nidoblast. Nidoblast is a cell, and this round structure, इतना जो round वाला structure है, इसमें मैं violet color कर रहा हूँ, that violet color structure is your nematocyst, and the entire thing, the entire this structure, let me give you another color so you will understand in better way. Now this entire brown color boundary that I am drawing is a cell. Okay, this entire brown color boundary I am drawing is a cell, and that is called nidoblast. And what does it contain? An organelle, and that is nematocyst.
So the blue one, the violet one is the nematocyst and the brown one is the nidoblast. I hope I am clear. Nidoblast, nidocyst. Nidoblast is equal to nidocyst. And what does it under contain? Nematocyst. तो nematocyst क्या है? Organelle है. Okay. Now, अब इसकी हम बात कर रहे हैं. इसको मैं highlight. Okay. So now what does it contain? तो यहां पे देखिए, द सेल का जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस एक ये पूरा बॉडी जो है सेल है वो ओवल शेप का हो गया. अब जो सेल्स का ये है ना, एक से दो बड़े सेल्स टेंटिकल पे होते हैं, कई बार तो बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के सेल जो होते हैं वो किसी एक बहुत सारे छोटे छोटे सेल, इस तरह के 8 से 10 छोटे सेल एक ही सेल के अंदर हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, a nidoblast is an oval round cell with a conspicuous basal nucleus lying on one side. चलो मैं बाद में बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे सुनेंगे क्या पढ़ेंगे, तो मैं मेरा ही डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको. थोड़ा बड़ा कर देते हैं. तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, एक डिस्चार्ज हुआ और एक अनडिस्चार्ज है. ठीक है, तो ये ए वाला डायग्राम है वो अनडिस्चार्ज फॉर्म में है. यू कैन सी the nucleus is pushed toward the posterior end of the cell, on the one end of the cell. The entire cell is actually occupied by a round like oval or pyriform or pear shaped structure, and that structure is nematocyst. Nematocyst, that round or pyriform body itself in its interior contains, this dotted structure is contained a toxin, and that is called the hypnotoxin. Okay, that contains a toxin called the hypnotoxin. And the outer side, anterior margin, toward the anterior margin of these is actually give rise this boundary. The anterior boundary actually gives like a tube-like, thread-like structure. ये जो सेल, ये पूरा जो इसका अंदर का जो कैप्सूल है या जो पूरा निमेटोसिस्ट है का जो आउटर लाइनिंग है, उसके एंटीरियर मार्जिन पे क्या होता है, ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक गेट एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट एक्चुअली रिमेन inverted. That tube remain inverted and coiled like a watch spring. आपकी घड़ी के अंदर स्प्रिंग कैसे आपने दबा के रखी हुई है, जैसे खोलोगे तो अगर आप जगह उसको स्प्रिंग को खोलोगे तो बहुत झटके के साथ बाहर निकलेगी. सेम वे लाइक अ ट्रिगर, लाइक दिस एक्चुअली इसको हमने दबा के, स्प्रिंग को दबा के पूरा उल्टा रखा हुआ है. एंड देन दिस एक्चुअली कवर्ड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड द अपरक्यूलम. तो ये पूरा इस स्ट्रक्चर, ये आपका सीधा दिख रहा है, ये पूरा इसके अंदर उल्टा इस तरह से, ये पूरा स्ट्रक्चर इसी का है, ये पूरा स्ट्रक्चर यही है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसमें अकोमोडेट किया हुआ है उल्टे फॉर्म में. देखो तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में पूरा कैप्सूल के अंदर रखा हुआ है. एंड व्हाट डज इट कंटेन? इट्स अ ट्यूबुलर, इट्स आउटर एंड दिस कैप्सूल कंटेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट ट्यूब कंटेन स्टाइल्स एंड स्पाइन्स. तो ये स्टाइल्स क्या है? ओके, तो अब ये जो ट्यूब की बात करें, फिलामेंटस ट्यूब की बात करें, तो दैट ट्यूब का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो एंड बेस वाला पोर्शन है, दैट इज वेरी थिक, एंड दैट थिक पोर्शन इज कॉल्ड द बट, B-U-T-T, but, and the another name is called the shaft. So that the basal portion is called the butt or shaft. And what does it contain? It contains 3 rows of small spines. It contains 3 rows of small spines. Or it contains and it contains 3 stylets. जो big spine है उसको कहते हैं stylets. और प्लस को उसके ऊपर से क्या होता है, फिर वो टैपरिंग हो जाता है थ्रेड ट्यूब. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. अब ये जो स्ट्रक्चर है, और दूसरा ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात. अब ये इस तरह से बंद हालत में रहता है जब तक कि एक शिकार नजदीक में नहीं है. ठीक है, इसके अंदर टॉक्सिन है. अब क्या होता है, ये सेल जो है, ये सेल की, ये निमेटोसिस्ट की बाहर की तरफ जो सेल है, निडोब्लास्ट है, उसका सबसे आउटर की बाउंड्री ये किसके साथ में संपर्क में होगा? ये होगा संपर्क में पूरे अपने एनवायरमेंट के साथ. तो अगर मान लीजिए कि नजदीक में कोई प्रे है, तो प्रे नजदीक में है तो इसका टच होगा, तो ये टच स्टिमुलस मिले, और प्लस प्रे एनिमल का कोई केमिकल स्टिमुलस मिले. टच और केमिकल स्टिमुलस दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब ये क्या होता है, ये ट्रिगर करता है, इसमें ट्रिगर होता है. तो ये ट्रिगर होता है तो क्या होता है, ये जो कैप्सूल है ना अंदर वाली, ये वाला,
इसका परमिएबिलिटी चेंज हो जाता है। निमेटोसिस की परमिएबिलिटी, ये जो कैप्सूल की परमिएबिलिटी है, दैट गेट्स चेंज्ड। सो व्हाट हैपन फ्रॉम द वाटर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, water from the cytoplasm will enter here, water content will enter here. So what happen, more and more water will come inside the nematocyst from the cell. So what happen, its osmotic pressure will increase. ओके, कैप्सूल का साइज तो वही है, उसमें पानी का गुब्बारा उतना ही है, अब उसमें पानी भरते जाओ तो क्या होगा, फूट जाएगा। तो इसमें जब ज्यादा पानी आ जाता है तो व्हाट हैपन, इट अपर क्यूलम्स गेट डिटैच, अपर क्यूलम निकल जाता है। एंड वंस द अपर क्यूलम डिटैच, जब पानी आता है तो ये पूरा जो है वो स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड है वो पूरा, पानी आने से क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो ये अब जो नीचे देख रहे हैं पूरा जो उसका जो टैपरिंग एंड है ऊपर, थ्रेड ट्यूब ऊपर चला जाता है और स्पाइन्स और स्टाइलस है ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और ये क्या करता है, ये स्पाइन्स और स्टाइलस किसमें चुप जाते हैं, प्रे के अंदर पूरे पायरस कर देते हैं, एक नीडल की तरह ये चुप जाते हैं। ये पूरा हिप्नोटॉक्सिस के अंदर का था वो प्रे के ऊपर रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से डिस्चार्ज होती है। अब नॉर्मल स्टेट में जब डिस्चार्ज नहीं होती है तो इसको ये कुछ फिलामेंटस अटैचमेंट है, तो ये दैट इज कॉल्ड लैसो। तो लैसो जो होते हैं वो कुछ अटैचमेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उसको डिस्चार्ज नहीं होने देती और सेल्स में अपनी जगह पे उसको मेंटेन करती है। दूसरा होता है कुछ मसल फाइबर जो उसके कॉन्ट्रैक्शन में उसको हेल्प करते हैं। इस तरह से लैसो उसको अपनी जगह पे मेंटेन करती है, मसल फाइबर उसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, ये नीडोसिल्स और सेंसरी होता है। इसमें जैसे आपके सीलिया में होता है 9+2 अरेंजमेंट, उसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो बस यही चीजें दी हैं। कई बार इसमें 1 या 2 की तादाद में होते हैं, कई बार यू फाइंड सो मेनी इन वन एरिया, दैट इज कॉल्ड द बैटरी ऑफ नेमेटोसिस्ट। तो अगर हमें बिग बुक में क्या लिखा है अब हम देख लेते हैं। तो इसमें हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करता है। हिप्नोटॉक्सिन क्या, जो प्रोटीन और पॉलीफिनोल्स का मिक्सचर है। नैरो आउटर एंड ऑफ द कैविटी इन्वेजिनेटेड इनटू लॉन्ग हॉलो ट्यूबुलर फिलामेंट, जैसे मैंने बताया थ्रेड ट्यूब होता है, वो वॉस्पिंग की तरह इनसाइड सैक में रहता है। दो बेस उसको बट या साफ कहते हैं, उसपे बार्ब्स और स्टाइलेट्स होते हैं। जो 3 बड़े स्पाइन्स है उसको बार्ब्स से स्टाइलेट्स कहते हैं, और छोटे स्पाइन्स की 3 रो उसको बार्ब्यूल्स और स्पाइन्स कहते हैं। और जो पूरा जो कैप्सूल है उसको ऑपरक्यूलम होता है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, है ना। ये लासो है, वो जिसका थ्रेड है वो नीडोब्लास्ट से अटैच होता है और नीडल उसको बाहर नॉर्मल स्टेज में बाहर उसको अपनी जगह पे मेंटेन करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या बताता है कि इसमें सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सब 9+2 में वो सब मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बैटरी लिखा है। तो नीमेटोस जो ओरल रीजन के पास ज्यादा तादाद में होते हैं, where they are abundant on oral region, they are called the nematocyst battery. Battery consists of 1 or 2 large central nematocysts surrounded by 10 or 12 smaller ones. सेंटर का बड़ा होता है, उसके बाजू में 10 से 12 है, और ये 10 से 12 होते हैं, they are enclosed within a single large epithelial muscle cells. तो कई बार इस तरह से epithelial muscle cells में 10 से 12 अंदर होते हैं। निमेटोसिस का एक बार डिस्चार्ज हो जाए निमेटोसिस का, तो नीडोब्लास्ट काम का नहीं रहता, क्योंकि नीडोब्लास्ट क्या करता है, that neuroblast move toward the gastrovascular cavity और उसका डाइजेशन हो जाता है। और फिर जो निमेटोसिल की जरूरत है नेचर को, तो उसका रिप्लेसमेंट के लिए क्या आ जाता है, नए वाले उसको क्या कहते हैं, नए इंटरस्टिस में से वो नए बन जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म समझा दिया आपको। अब यहाँ पे जो बताया वो अलग अलग टाइप के नीडोब्लास्ट है, जो आप डिटेल में पढ़ लेना। ये ए वाला पेनिट्रेंट टाइप है, ये मैंने समझा दिया। दूसरा वाला है जो है वो वॉल्वेंट है, उसमें कोई बार्ब्स या बार्ब्स और स्टाइलिस नहीं होते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, थ्रेड लंबा होता है, लेकिन ये पूरा इसमें थोड़ा वीप लाइक होता है। और ये एक्चुअली ये क्या करता है, इसको इसमें पैरालाइज नहीं, लेकिन इसको क्या करता है, ये इसको यहाँ पे देख लेते हैं, कैप्चरिंग द प्रे में काम में आता है, इम्पैक्ट कर देता है मूवमेंट को। जैसे आपका पाइथन होता है ना, वो कैसे शिकार की तरफ बांध लेता है, ऐसे तरह पूरा लूप बना के बांध लेता है अपने शिकार को। इट्स अ स्मॉल एंड फ्री वॉल्वेंट टाइप का जो होता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये अंदर जो फिलामेंट है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये 4 टाइप के हैं, ठीक है। आपका जो मेन हमने जिसके में वो पेनिट्रेंट टाइप का, ये है आपका वॉल्वेंट टाइप का, जिसमें क्या होता है, वॉल्वेंट टाइप में 30 टाइप के होते हैं, लेकिन मेन 30 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन 4 टाइप के हैं। तो ये वॉल्वेंट टाइप का है। ये इसमें क्या होता है, स्पाइन्स नहीं होते हैं, इलास्टिक थ्रेड होती है ना, और इसमें टाइटली कॉइल्ड अराउंड इट्स प्रे इंपेडिंग द मोमेंट। तो ये आपके प्रे को कैप्चर करने के लिए जरूरी है। फिर दूसरे 2 हैं, एक उसका नाम है स्टेरेलोग्लूटिटन और स्मॉल ग्लूटिटन और लार्ज ग्लूटिटन, ये 2 नाम है।
तो ये भी इसमें क्या है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें बट नहीं है, स्मॉल यूटिलिटी में बट नहीं होता और ये अटैचमेंट में काम आता है, जबकि इसमें बट भी होता है और इसमें थ्रेड ट्यूब में बहुत सारे स्पाइंस होते हैं। ये देखिए आपका स्मॉल यूटिटन है, इसमें कोई बट वगैरह कुछ भी नहीं है और ये अटैचमेंट के लिए, और लार्ज यूटिटन में ऊपर भी थ्रेड ट्यूब के ऊपर भी स्पाइंस हैं। इस तरह से इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे ये मेरा टॉपिक खत्म हुआ। लोकोमोशन टॉपिक प्रैक्टिकल में ली, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ और अभी मैं जल्दी जल्दी में आपके मैं 2 टॉपिक खत्म कर देता हूँ, वो है आपके रिप्रोडक्शन के। बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं मैं उसका अलग से लेक्चर ले लूंगा। तो अभी रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं, तो अभी तक आपके कौन कौन टॉपिक खत्म हुए आप सब आपके जो जर्नल में है, तो आप देखो तो आपका जो पहला है होल माउंट ऑफ हाइड्रा वो कंप्लीट हो गया। होल माउंट ऑफ हाइड्रा विद टेस्टिस एंड ओवरी वो कंप्लीट हो गया, दोनों एक ही जैसा है। तीसरा टॉपिक हमने एलएस कंप्लीट किया, एलएस ऑफ टीएस भी कंप्लीट हो गया। अगर एलएस और टीएस पूछा जाए तो आपको लिखना क्या है कि एलएस ये एलएस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आपने आइडेंटिफाई गलत कर लिया ना डायग्राम को, तो यू विल गेट 0, फिर वो पूछेगा ही नहीं प्रोफेसर आपको कि आगे बताओ। तो आइडेंटिफिकेशन 10 बार देख लो, अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर लो वाइवा के साथ। तो वो आइडेंटिफाई अगर आपने गलत कर दिया तो आपकी बात गई। तो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। अब आप बोलोगे सर जर्नल में 4 लाइन दिए हैं तो 4 लाइन में आपको 5 मार्क्स कोई नहीं देगा, आपको इसका थोड़ा थियरी पढ़ना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं आपके दो रहे, टीएस थ्रू टेस्टिस, टीएस थ्रू ओवरी, मैं उसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, बडिंग होता है, बडिंग क्या है वो तो थियरी में आता है। बडिंग में क्या होता है कि पूरी बॉडी में से एक जगह से हाइड्रा स्टार्ट हो जाता है, ग्रो करना है, उसमें सारे इंटरस्टिशियल सेल जमा होते हैं और पूरा एक नया हाइड्रा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर लेंथ पे वो पहुंच जाता है तो फिर बेजल डिस्क जोन से वो पूरा नया हाइड्रा डिटैच हो जाता है। तो ये हो गया बडिंग। अब मैं बात करता हूँ आपके टेस्टिस और ओवरी की। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि एनिमल 2 काइंड के हो सकते हैं, 2 काइंड ऑफ हाइड्रा, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। आपने जर्नल में जो हाइड्रा ड्रॉ किया है वो बाइसेक्सुअल है ना, उसमें टेस्टिस और ओवरी एक ही है हाइड्रा में है, लेकिन उनका दोनों का लोकेशन अलग है। दूसरा, अब आप सोचोगे कि सर हाइड्रा सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, नो, दो testes and ovary are in the same animal but they grow on the different period of life। तो जब टेस्टिस एनिमल में होता है तब ओवरी नहीं होता है। इससे क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड होता है एनिमल में। तो एक हाइड्रा का स्पर्म और दूसरे हाइड्रा का ओवा ही मैच होता है नेचर में। तो टेस्टिस अर्ली मैच्योर होते हैं, ओवरीज होते हैं। तो हाइड्रा यहाँ पे लिखा है इवन इन hermaphrodite species सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइडेड बिकॉज spermatozoa and ova mature at the different time। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें, टेस्टिस की बात करते हैं जो आपका कल का टॉपिक है। तो देखिए ये पूरा जो डायग्राम है ये है आपका टेस्टिस का डायग्राम। बस 10 मिनट में हम मैक्सिमम 10 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं, सो स्टे हियर। जस्ट 1 सेकंड। ये जो डायग्राम है आपका टेस्टिस का है। अब ये टेस्टिस कहाँ पे है, ये बॉडी है टेस्टिस में। देखिए ये डायग्राम में देखिए टेस्टिस जैसे आउटर के साइड पे ग्रो हो रहा है, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेस्टिस कैसा है, टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। देखिए बहुत ही सिमिलर है, नेचर ने कितनी समानता बनाई है इतने छोटे एनिमल में और ह्यूमन में। टेस्टिस प्रोड्यूसिंग स्पर्म, ह्यूमन इन ऑल्सो इन हाइड्रा, ओवरी ऑफ कोर्स ओवम। The way the entire process in detail take place is very similar to human being. Now here the gastrovascular cavity मतलब ये internal layer हो गया। Now there is this rim is the mesoglea and this is the outer surface. Now you see this epithelial muscle cells actually they make the entire boundary of the testis। ये पूरा इवेंट, तो यहाँ पे जो स्पेस है कैसा हुआ, किस तरह से ये मेसोग्लिया है, मान लीजिए ये मेसोग्लिया है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का मेसोग्लिया है। तो अब इसके ऊपर ये पूरे एपिथेलियल सेल्स थे, दे स्टार्टेड प्रोड्यूस। तो ये इस तरह से अरेंज हुई, यहाँ पे हुए अरेंज हुए, यहाँ पे अरेंज हुए। कि ये कैसे कर रहा है, ये इस तरह से अरेंज हो रहा है, देखिए इस तरह से अरेंज हो रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, तो इस तरह से अरेंज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरेट हुआ कैविटी या लोकेशन जगह, एक बल्बिंग हुआ। ठीक है, तो ये बल्बिंग के अंदर क्या हो रहा है, अब ये बल्बिंग के अंदर क्या हो गया, ये बल्बिंग के अंदर यू आर गोइंग टू सी, ये बल्जिंग के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे ये ब्राउन करके बता रहा हूँ, वो बहुत सारे इंटरस्टिशियल सेल जमा हो गए। समझ में आया, तो अब ये इंटरस्टिशियल सेल जमा हो गए, देन दिस इंटरस्टिशियल सेल गेट कन्वर्टेड इनटू द
स्पर्मेटोगोनियम। तो अब यही कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोगोनियम में। तो ये जो आसमानी है, ब्लू है, लाइट ब्लू है, वो कौन से हो गए? स्पर्मेटोगोनियम। इंटरस्टिशियल सेल्स गेट कन्वर्ट टू स्पर्मेटोगोनियम। फिर आपके आ जाते हैं टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं स्पर्मेटोजेनिस के अलग अलग फेजेस हैं। स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी टू स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड टू स्पर्म। तो ये जो सारी सीक्वेंस है, जैसे ह्यूमन टेस्टिस में होता है कि सबसे नीचे जो होता है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम में से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसमें से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी में सेकेंडरी के समय पे क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन, and then you just secondary spermatozoa getting converted to spermatid, along with spermatid, and spermatid enter gets converted into sperm. And now this sperm is released how? Of course sperm will be released outside in the environment. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में रिलीज होंगे तो मर जाएंगे, so they are actually released outside the environment. So क्या होता है कि जो एक जगह पे जो एंड होता है, निप्पल लाइक जो एंड होता है, वहां पे it gets burst out, वो फूट जाता है। और यहाँ से क्या होता है कि दिस स्पर्म मूव्स आउट, तो ये स्पर्म यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से स्पर्म बाहर निकल गए, ये सारे स्पर्मेटोजोआ इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्पर्म जो है वो कहाँ पे जाएंगे? पानी में जाएंगे, और फिर वो मूव करते रहेंगे, उनको केमोटैक्सिस होगा, और जहां पे दूसरे हाइड्रा का उनको ओवम दिखेगा, वहां पे जाके वो उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो ये पानी में स्पर्म चले गए, सारे स्पर्म कहाँ पे बह गए? पानी में। तो यहाँ पे बॉडी में स्पर्म जो है वो अपनी हाइड्रा पे नहीं जाता, लेकिन कहाँ जाता है? वाटर में जाता है। तो ये पूरा समझ में आ गया कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है। तो एग्जामिनर आपको बताया कि बताओ ये अंदर वाला क्या है? तो स्पर्मेटोसाइट। सबसे अंदर की साइड पे क्या है? तो स्पर्मेटोगोनिया होगा, फिर स्पर्मेटोसाइट आएगा, फिर स्पर्मेटिड आएगा थोड़ा, फिर स्पर्मेटोजोआ आएगा। तो आपको एग्जाम इस तरह से पूछे कि बताओ ये सीक्वेंस में बताओ नाम, तो कौन कौन से आपको बताने, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलो, तो ये हो गया स्पर्म के बारे में। अब थोड़ा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेज आप 11th या 12th की बुक में से पढ़ लो, तो भी आपको थोड़ा स्पर्म के बारे में आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओवरी में क्या है, तो वैसे ही जैसे मैंने इसमें डायग्राम बताया, इससे भी इसमें भी लागू होता है कि ये मीजोग्लिया है, इसी तरह से इसका कैप्सूल बनाते हैं आपके एपिथेलियो मसल सेल्स। ठीक है, और उसके अंदर आपका ये बन गया ओवरी। ओवरी के अंदर थोड़ा क्या डिफर होता है कि ओवरी के अंदर जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेल्स आते हैं, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं। ओवरी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेल्स तो आए, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेल में से यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेल्स आए, लेकिन वो इंडस्ट्रियल सेल्स कन्वर्ट किस में हो गए? oogoनियम में हो गए। ये सारे oogoनियम हो गए, ये सारे oogoनियम, मान लीजिए सारे इंडस्ट्रियल सेल थे, अब वो कन्वर्ट हो गए ब्लू कलर के oogoनियम में। Now they are getting converted into the oogoनियम। और फिर ये क्या होता है, एक oogoनियम जो है, ये एक oogoनियम अपने आप में बड़ा होने लगता है, एक oogoनियम बहुत बड़ा हो जाता है। एक oogoनियम जो ब्लू में से बड़ा हो गया, ग्रीन वाला बता रहा हूं, एक ही oogoनियम बहुत बड़ा हो गया। तो वो जो बड़ा हो जाता है उसको हम बोलने लगते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसका एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है प्राइमरी न्यूक्लियोसाइड, अब ये बने तो बाजू के जो आसमानी है, जो सारे जो oogoनियम है, इसको ये क्या करता है? डेवोर करता है, इसको खा लेता है, और वो कंटेंट जो होती है उसको खा लेता है, तो उसमें हजम कर लेता है। तो उसमें से क्या बनता है? उसमें से बनती है उसकी यॉक। तो ये सारे जो इसे आसमानी रंग यहाँ पे आ गया, तो ये उसकी बन गई यॉक। तो यहाँ पे एक टाइम पे ओवरी में एक ही बहुत बड़ा oogoनियम oogoनियम oocyte मैच्योर होता है, और बाकी के सारे जो है oogonia वो कन्वर्ट हो जाते हैं यॉक में, और इस तरह से ये हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, इसी तरह यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन होता है, दो पोलर बॉडी बनता है, सेकेंडरी oocyte जनरेट होता है। तो वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको बुक में मिल जाएगा, तो वो बुक का पीडीएफ में भी आपको व्हाट्सएप करवा रहा हूँ। तो उस तरह से यहाँ पे ओवम बन गया। अब ये जब ओवम मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, ये बाहर का जो कौन है, इस तरह का यहाँ के सेल्स है ना, वो इस तरह से ये सेल्स हैं, इस तरह से ये सेल्स यहाँ डिटैच हो जाते हैं, और एक बनता है, एक रिसेप्शन कौन बनता है स्पर्म के लिए। तो ये जो है आपका, ये जो थोड़ा आपका है वो थोड़ा और बाहर की तरफ आ जाता है। इस तरह से पूरा ओवम में बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, जैसे कोई खुला हुआ सा है। तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है नेचर के, एटमॉस्फेयर के, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो जो विसिनिटी में जो पानी में जो स्पर्म रिलीज हुए हैं, पानी में दूसरे हाइड्रा के स्पर्म रिलीज करते हैं, वो इसको यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। तो स्पर्म क्या होता है, यहाँ पे आके स्पर्म अटैच हो गए, और नाउ दे विल कैरी आउट दी फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मिल जाएगा, और फिर इसमें से
जायगोट बन जाएगा, जायगोट में से भी उसके डेवलपिंग स्टेज स्टार्ट हो गए, तो इसी तरह के यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो आपकी जनरल में आपको क्या करना है, ओवरी के बारे में पूरा पढ़ लेना है, फिर उसमें लिखा होगा कि ओवरी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कितनी तादाद में होती है, एक टाइम पे कितने ओवम रिलीज होते हैं, वो सब वहां पे बुक में दिया हुआ है। तो अगर आपको जो लेक्चर बताया पूरा, अगर आप एक बार भी सारी कंटेंट पढ़ जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अलावा के जो टॉपिक हैं, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, जैसे कि लोकोमोशन है, न्यूट्रिशन है, इसके लिए मैं एक अलग से भी एक लेक्चर ले लूंगा। ये सारे टॉपिक मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर असाइनमेंट्स in CIE 1, in CIE 2, but still I am teaching you since I found that I should have taught you. So if you have gone through this lecture, it will be very easier task for you. But I think still you have enough time, then it will require 2 hours of your studying and you will earn 10 marks in your Viva. So here I stop my presentation. You still remain here for a while. Just 1 second. Just 1 second, 1 second, रुक जाना भाई।